ये क्वेश्चन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। Amit has forgotten his 4-digit locker key. He remembers that all the digits are positive integers. हमें कुछ words पे ध्यान देना होगा. Positive integers हैं and are different from each other. Moreover, the fourth digit is the smallest and the maximum value of the first digit is 3. Now, first digit किसको कहेंगे और fourth digit किसको कहेंगे यहाँ पर ही मेंशन नहीं है, तो कोई भी हम एक चीज ले सकते हैं। अगर हम एक्सट्रीम लेफ्ट को फर्स्ट डिजिट कहेंगे तो एक्सट्रीम राइट फोर्थ डिजिट होगा, और अगर हम एक्सट्रीम राइट को फर्स्ट डिजिट कहेंगे तो एक्सट्रीम लेफ्ट फोर्थ डिजिट होगा। हमें दोनों में से कोई एक चीज लेना होगा। लेट अस से एक्सट्रीम लेफ्ट को हम फर्स्ट डिजिट कह रहे हैं और जो एक्सट्रीम राइट है उसे हम फोर्थ डिजिट कह रहे हैं। तो फोर्थ डिजिट जो है वो स्मॉलेस्ट है, यहां पर ये स्मॉलेस्ट डिजिट है एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फर्स्ट डिजिट इज 3। ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम 3 हो सकती है। ना थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना होगा क्योंकि सारी की सारी डिजिट्स डिफरेंट हैं। तो अगर हम इसे 3 ले लें तो हमारे पास में जो फोर्थ डिजिट है उसके लिए क्या ऑप्शन रहेगा। तो अगर हम फर्स्ट डिजिट को 3 लेते हैं तो हमारे पास फोर्थ डिजिट के लिए दो ऑप्शन रहेंगे, या तो यहां 2 आएगा या यहां पर 1 आएगा। यहां हम 0 नहीं ले सकते बिकॉज यहां पर इट इज गिवन कि सारे के सारे कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। सो अगर इसे 3 लिया तो यहां एक पॉसिबिलिटी है 2, अगर इसे 3 लिया तो एक पॉसिबिलिटी है 1। एक और पॉसिबिलिटी है, जो फर्स्ट डिजिट है क्या हम उसे 2 ले सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास इस फोर्थ डिजिट को फिल करने के लिए सिर्फ एक ही डिजिट होगी और वो कौन सी होगी, 1। ये स्मॉलेस्ट है, सारे डिफरेंट हैं और पॉजिटिव इंटीजर है। कुछ और जानकारी भी दी गई है। ऑल्सो ही रिकॉल्स दैट इफ ही डिवाइड्स द सेकेंड डिजिट बाय द थर्ड डिजिट, नाउ ये हमारी सेकेंड डिजिट होगी और ये हमारी थर्ड डिजिट होगी। अगर हम सेकेंड डिजिट को थर्ड डिजिट से डिवाइड करें देन ही गेट्स फर्स्ट डिजिट। हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस डज अमित हैव टू ट्राई फॉर अनलॉकिंग द लॉक। नाउ 3 अगर हमें यहाँ फर्स्ट डिजिट पे गिवन है तो ये नंबर इस वैल्यू का 3 टाइम्स होना चाहिए। हम सबसे पहली बात इसे 1 क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। 2 लिख नहीं सकते, सब डिफरेंट है। 3 लिख नहीं सकते। अगर हम यहाँ पर 4 भी लिखते हैं तो इसका 3 टाइम्स 12 यहाँ होना चाहिए, पर ये 2 डिजिट्स आते हैं तो यहाँ पर हम कहेंगे ये तो पॉसिबल ही नहीं। अगर हम इस केस के बारे में बात करें, ये स्मॉलेस्ट 1 है तो ये डिजिट 1 से बड़ी होगी। लेट अस से क्या ये 2 हो सकती है। अगर ये 2 हो गई तो ये इससे 3 टाइम्स 6 होगी, तभी 6 को 2 से डिवाइड करने पर गेट 3। 2 के अलावा हम और कोई वैल्यू नहीं पुट कर सकते। अगर 3 पुट करेंगे वो ऑलरेडी यहाँ पर है, 4 पुट करेंगे तो फिर सेम रीजन से यहाँ 12 आ जाएगा, ये अलाउड नहीं है। अगर हम यहाँ पर नजर डालें, ये 1 है और ये 2 है। ना ध्यान रखिएगा सेकेंड डिजिट को थर्ड डिजिट से डिवाइड करने पर हमें फर्स्ट डिजिट मिलना चाहिए। इसका मतलब है ये वाला डिजिट इस वाले डिजिट का डबल होना चाहिए। 1 से बड़ा 1 2 नहीं लिख सकते, क्या हम इसको 3 लिख सकते हैं। अगर हमने इसे 3 लिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। एक और पॉसिबिलिटी है हमारे पास में, अगर हमने इसे 4 लिया तो ये वैल्यू 8 हो जाएगी। सो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भी 2 आ रहा है, 6 को 3 से करेंगे तो भी 2 आ रहा है। सारी डिजिट डिफरेंट है, फोर्थ डिजिट स्मॉलेस्ट है और फर्स्ट डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 3। तो टोटल कितने केसेस हो सकते हैं, 1 2 एंड 3। फिफ्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम में साइक्लिसिटी कंसेप्ट पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। सपोज हरुका हैज अ स्पेशल की इन हर कैलकुलेटर कॉल्ड डेल्टा की। यहाँ पर दो रूल्स गिवन है। इफ द डिस्प्ले शोज अ 1 डिजिट नंबर, प्रेसिंग डेल्टा की रिप्लेसेस द डिस्प्लेड नंबर विद ट्वाइस इट्स वैल्यू। If the display shows a 2-digit number, pressing delta key replaces the displayed number with the sum of the digits. Suppose Haruka enters the value 1. सबसे पहले value 1 enter की गई है and then presses delta key repeatedly. After pressing the delta key for 68 times, what will be the displayed number? Now, हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं।
ये शुरुआत में हमें नंबर गिवन है, से डेल्टा की हमने एक बार प्लेस की है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो। नाउ जब हम डेल्टा की को फर्स्ट टाइम प्रेस कर रहे हैं, ये एक सिंगल डिजिट नंबर है तो ये क्या करेगी, डबल हो जाएगा 2। अगेन सिंगल डिजिट नंबर है, डबल हो जाएगा, सिंगल डिजिट नंबर है, डबल हो जाएगा, सिंगल डिजिट नंबर, डबल हो जाएगा। डबल डिजिट नंबर तो दोनों को ऐड करना होगा, सिंगल डिजिट नंबर डबल हो जाएगा, डबल डिजिट नंबर दोनों को ऐड करना है, सिंगल डिजिट नंबर डबल हो जाएगा, डबल डिजिट नंबर है, इन डिजिट्स को ऐड करना है, अगेन 1, so we'll get 2, 4 and so on. Now what we find कि जब हमने 9th टाइम डेल्टा की प्रेस की तो वापस हमारे पास क्या आ गया, 1। दैट मीन्स शुरुआत हमने जिस डिजिट से की थी वही डिजिट 9th टाइम डेल्टा की प्रेस करने के बाद आएगा। अगेन वही नंबर 18th टाइम डेल्टा की प्रेस करेंगे तब आएगा एंड सो ऑन, यानी 9 के मल्टीपल पे। क्योंकि हमने डेल्टा की 68 टाइम्स की है तो अगर हम इसे 63 टाइम्स प्रेस करें तो भी यहां पर हमारे पास क्या आएगा, व्हाट अबाउट 64? 64 टाइम प्रेस करने पर वापस, क्योंकि पूरी साइकिल रिपीट हो रही है, विल गेट 2, 65 टाइम्स पर 4, 66 टाइम्स पर 8, 67 टाइम्स पर 16 और 68 टाइम्स पर 7। तो जो नंबर आएगा वो होगा 7। फर्स्ट ऑप्शन हम आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एवरेज और सिंपल लॉजिक पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। 5 students appeared for an examination. The average mark obtained by these 5 students is 40. अगर एवरेज मार्क्स 40 है तो हम उनका टोटल मार्क्स निकाल सकते हैं। ये होगा 40 multiplied by 5 और 200 marks. The maximum mark of the examination is 100 and each of the 5 students scored more than 10 marks. किसी के भी 10 या 10 से कम मार्क्स नहीं आए हैं, मैक्सिमम 100 है। However, none of them scored exactly 40 marks. तो या तो 40 से कम है पर 10 से ऊपर है या 41 से ऊपर है up to 100. Based on the information given, which of the following must be true? ना यहाँ पर हम एक छोटी सी चीज पे ध्यान रखें, क्योंकि 40 मार्क्स किसी के भी नहीं आए हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो 5 स्टूडेंट्स हैं उन सभी के मार्क्स 40 से कम हो? अगर ऐसा हुआ तो अगर हम मैक्सिमम वैल्यू भी ले लें, मान लीजिए हर एक के 39 मार्क्स आए, तो इन 5 स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स हर हालत में 195 के इक्वल या उससे कम होंगे, 200 मार्क्स नहीं आ सकते। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 से ज्यादा आ जाएं? तो अगर हम मिनिमम वैल्यू भी ले लें 40 से ज्यादा, लेट अस से 41 ले लें, तो इन 5 स्टूडेंट्स के मिनिमम मार्क्स 205 होंगे या उससे ज्यादा होंगे। तो 200 मार्क्स लाने के लिए हम यहाँ पर एक बात कह सकते हैं कि ना तो वो 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स पांचों के 40 से कम हो सकते हैं, ना पांचों स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 से ज्यादा हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है यहाँ 4 स्टूडेंट्स हों, यहाँ 1 हो, यहाँ 3 हो, यहाँ 2 हो, यहाँ 2 हो, यहाँ 3 हो, यहाँ पर 1 हो और यहाँ पर 4। पर ऐसा नहीं हो सकता कि पांचों स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 से कम या पांचों के मार्क्स 40 से ज्यादा हो। तो हमें बाकी ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। इमीडिएटली फिफ्थ ऑप्शन हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं, बिकॉज ये कहता है एटलीस्ट वन ऑफ देम स्कोर्ड लेस देन 40 मार्क्स एंड दिस इज वेरी क्लियरली विजिबल कि कम से कम एक जने को तो 40 से कम मार्क्स लाने होंगे। बाकी 4 जनों के मार्क्स हम एडजस्ट कर सकते हैं सो दैट उनका सम 200 आ जाए। तो रिमेनिंग 4 ऑप्शंस को चेक करने की यहां जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। A painter draws 64 equal squares of 1 square inch on a square canvas measuring 64 square inches. She chooses 2 squares 1 square inch each randomly and then paints them. What is the probability that 2 painted squares have a common side? हमारे पास में यहाँ पर 64 स्क्वायर्स हैं, इक्वल स्क्वायर्स हैं, 1 स्क्वायर इंच हर एक का एरिया है और ये कैनवस जो है वो भी 64 स्क्वायर इंच का है। यहां से 2 जो स्क्वायर्स हैं उन्हें सेलेक्ट करना, कितने तरीके हो सकते हैं?
क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम कहेंगे जो टोटल केसेस होंगे वो हम डिनोमिनेटर पे लिखेंगे और फेवरेबल केसेस को हम न्यूमरेटर पर लिखेंगे। 64 में से 2 सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा? 64C2। अदरवाइज हम एक काम कर सकते हैं, कोई भी एक हम सेलेक्ट कर लें तो उसके अलावा बाकी सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास 63 ऑप्शन रहेंगे। अब हम किसी सेकंड सेल पे मूव करें तो अब हमारे पास 62 ऑप्शन रहेंगे, बिकॉज वो जो सेल ऑलरेडी हमने सेलेक्ट किया था, लेटेस्ट से हमने कहा हमने इसे सेलेक्ट किया, तो इसके अलावा अब हमारे पास 63 ऑप्शन है। लेकिन जब हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे तो अब हमारे पास 62 ही ऑप्शन है, बिकॉज ये वाला सेल का ऑप्शन हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। तो या तो हम 63, 62, 61 ऐसे लिखते हुए 1 तक चले जाएं, या फिर डायरेक्टली हम 64C2 लिखते हैं। ओके, हमें 2 स्क्वायर ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिनकी एक साइड क्या हो? कॉमन। तो फेवरेबल केसेस क्या होंगे हमारे? वो 2 स्क्वायर कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले हो सकता है वो 2 स्क्वायर ये हों, राइट? सो एक केस ये हो गया। हो सकता है वो 2 स्क्वायर ये हों, हो सकता है वो 2 स्क्वायर्स ये हों, राइट? हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जब हमने शुरुआत यहां से की तो हमें एक केस मिला, यहां से आगे चले गए सेकेंड केस, वी गॉट थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। तो अगर हम यहां पर बात करें तो टोटल हमारे पास में ऐसे कितने केसेस हो सकते हैं? इस रो में अगर हम बात करेंगे तो 7। टोटल ऐसी 8 रोज हैं, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 8, 56 फेवरेबल केसेस तो हमारे यहां हो गए। नाउ अगर हम रो के ऊपर फोकस ना करके कॉलम पर फोकस करें तो अगेन हमारे पास में 56 केसेस होंगे। क्यों? हो सकता है पहला केस हम ये दो ले लें, ये वाला सेल और ये वाला सेल, राइट? सो दिस इज वन केस। मे बी हम ये दो ले लें, दिस इज द सेकेंड केस। मे बी हम ये दो ले लें, दिस इज द थर्ड केस। एंड देन आगे बढ़ते जाए, 7 केसेस इस कॉलम में हमें मिलेंगे। 8 कॉलम्स हैं तो 7 इंटू 8 56। तो ये हमारे फेवरेबल केसेस हो गए, ये हमारे टोटल केसेस। 56 प्लस 56 हो गया है 112। 64C2 को हम कैसे सॉल्व करते हैं? वेरी क्विक अप्रोच। नीचे 2 लिखा है तो लिखिए 1 इंटू 2, और 64 ऊपर जो है, क्योंकि यहाँ 2 टर्म्स है तो ऊपर भी 2 टर्म्स आएंगी पर रिड्यूसिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले विल राइट डाउन 64 मल्टीप्लाइड बाई 63। 2 goes into 64 32 टाइम्स। 63 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 2016। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। द एडिशन ऑफ 7 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हमें गिवन है 1740। What is the largest possible greatest common divisor of these 7 distinct positive integers? Now let us say वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो है से m, ठीक है? नाउ हर एक नंबर जो हमारे पास ये 7 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो डिस्टिंक्ट हैं वो m से डिविजिबल है। तो लेट अस से पहला नंबर है m मल्टीप्लाइड बाई a, सेकेंड नंबर है m मल्टीप्लाइड बाई b, m मल्टीप्लाइड बाई c एंड सो ऑन। तो यहां पर अगर हम इन सारे नंबर्स को लिख दें, तो ये वैल्यू हमें 1740 गिवन है, बिकॉज हमारा फर्स्ट नंबर होगा MA, सेकेंड नंबर MB, थर्ड नंबर MC एंड सो ऑन, और इनका सम 1740 है। हमने M यहां कॉमन ले लिया। हम ये चाहते हैं कि जो M है ये मैक्सिमम हो जाए। ये तभी पॉसिबल होगा जब ये सम मिनिमम हो जाए। और पॉजिटिव इंटीजर्स की हम बात कर रहे हैं तो अगर हम सबसे छोटे पॉजिटिव इंटीजर पर फोकस करें, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट? पहले तो हमें देखना है कि क्या ये जो सम आ रहा है ये इस 1740 को डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। 1 से लेके 7 तक का सम होता है 28। 1740 28 से डिविजिबल नहीं है। इनफैक्ट ये नंबर 29 से डिविजिबल है। ये हम कैसे करें? एक तरीका हो सकता है कि हम इसको फैक्टराइज कर लें। से 1740 को सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। तो वी विल गेट 870। अगेन हम 2 से डिवाइड करें तो वी विल गेट 435। हम
3 से अगर डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट 145। 5 से डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट 29 और 29 से डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट 1। Now we can see 28 यहां नहीं आ रहा है, किसी भी तरह से 28 नहीं आ रहा है, बट हाँ इसको हम 29 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? लेट अस से ये जो नंबर 7 लिखा है इसको हम 8 कर दें, तो जैसे ही हम इसे 8 लिखेंगे ये वैल्यू हो गई 29। तो m की वैल्यू क्या होगी? बाकी बचे हुए 4 फैक्टर्स का प्रोडक्ट, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 into 3 12 5 60। वी कैन सी 1740 इन दोनों का प्रोडक्ट। इस वैल्यू को हम इससे लोअर नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब है इस वैल्यू को हम इससे हायर नहीं कर सकते हैं। तो जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो क्या होगी? 60। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक डिस्क्रिपेंसी थी, तो इसी वजह से हर स्टूडेंट को इस क्वेश्चन के लिए बोनस मार्क्स दिए गए थे। डिस्क्रिपेंसी क्या थी एक बार हम वो समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें एक क्रिकेट मैच के बारे में जानकारी दी गई है। 3 स्लिप फील्डर्स हैं आर पोजिशन्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट स्लिप एंड सेकंड स्लिप इज द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड स्लिप एंड थर्ड स्लिप। तो सेकंड स्लिप पे जो पर्सन है वो एक तरह से कह सकते हैं फर्स्ट और थर्ड स्लिप को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है उसके मिड पॉइंट पर है। लेट अस से हम यहाँ पर फर्स्ट स्लिप की पोजीशन ये बना देते हैं, थर्ड स्लिप की पोजीशन ये बना देते हैं और सेकंड स्लिप की पोजीशन हम ये बना देते हैं। ओके, द प्लेयर एक्स हु इज नॉट ऑन द सेम लाइन ऑफ स्लिप फील्डर्स, इस लाइन में नहीं है, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते हैं, थ्रोज अ बॉल to the third slip and ball takes 5 seconds to reach the player at the third slip. Okay? तो ये थर्ड स्लिप पे आने के लिए, सेकंड स्लिप पे आने के लिए और फर्स्ट स्लिप के बारे में बात करें तो थर्ड स्लिप पे आने में टोटल 5 सेकंड्स लग रही है। ओके, इफ ही हैड थ्रोन द बॉल एट द सेम स्पीड टू द फर्स्ट स्लिप और द सेकंड स्लिप इट वुड हैव टेकन 3 सेकंड्स और 4 सेकंड। तो फर्स्ट स्लिप पे आने के लिए 3 सेकंड लगते और सेकंड स्लिप पे आने के लिए 4 सेकंड्स लगते। तो अगेन हम यहाँ पर ये अज्यूम कर सकते हैं कि हमारा जो पर्सन एक्स है, जो प्लेयर एक्स है, वो फर्स्ट पोजीशन के ज्यादा क्लोज है। अगेन इन सब की जरूरत नहीं है, लेट अस से उस पर्सन को हम यहाँ पोजीशन कर देते हैं। अब अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर दें, इन दोनों को कनेक्ट कर दें और इन दोनों को कनेक्ट कर दें, तो यहां से यहां आने में 3 सेकंड का टाइम, यहां से यहां आने में 4 सेकंड्स का टाइम और यहां से यहां आने में 5 सेकंड्स का टाइम लग रहा है। लेट अस इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं। से ये है पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड स्लिप एंड प्लेयर एक्स? हमें डिस्टेंस पूछा। ना यहाँ एक दिक्कत थी क्योंकि सेम स्पीड से बॉल को थ्रो किया जा रहा है, वॉट एवर बी द स्पीड। लेट अस से वो स्पीड थी m मीटर्स पर सेकेंड, तो 3 सेकंड में डिस्टेंस कवर किया गया होगा 3m, 4 सेकंड्स में डिस्टेंस कवर किया गया होगा 4m एंड 5 सेकंड्स में डिस्टेंस कवर किया गया होगा 5। बट बिकॉज डी BC का मिड पॉइंट है, क्योंकि यहां गिवन है कि गैप इक्वल है, लेट अस से ये वैल्यू है y तो ये वैल्यू भी है y, तो AD इस ट्राइंगल की मीडियन कहलाएगी। वन ऑफ द मीडियन जो कि हम A से ड्रॉ कर रहे हैं वो एक मीडियन है, से B और C से भी मीडियंस होंगी। तो यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है, इसको हम अपोलोनियस थ्योरम कहते हैं। ये थ्योरम ये कहती है कि जो मीडियन है उसके साथ हम बाकी साइड्स को कैसे रिलेट करें। तो मीडियन के स्क्वायर का डबल, मीडियन है 4m, इसके स्क्वायर का डबल अगर हम ऐड कर दें किसमें, हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लाइन जिस पर ये मीडियन बनाई गई है, दैट इज हम बात कर रहे हैं इसकी। तो y प्लस y ये 2y है, तो 2y के स्क्वायर का हाफ। सो मीडियन के स्क्वायर का डबल, जिस लाइन पर मीडियन है बना रहे हैं उसके स्क्वायर का हाफ, अगर दोनों को ऐड करें तो ये वैल्यू बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होगी, दैट इज 5m स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, 4 स्क्वायर 16 एंड 2 32, तो ये हो गया है 32m स्क्वायर।
2 स्क्वायर 4, 4/2 2y स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 m स्क्वायर प्लस 3m, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9m स्क्वायर, 25 प्लस 9 34 माइनस 32, सो विल गेट 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, y स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर, तो y किसके इक्वल हो जाएगा, m की। ना यहां पर ये जो y है इसे हम m लिखते हैं और इस y को भी हम क्या लिखते हैं, m लिखते हैं। तो हमारा ये जो BC है इसकी लेंथ हो जाएगी 2m, m प्लस m2m। बट देन एक प्रॉब्लम, क्या हम ऐसा एक ट्राइंगल बना सकते हैं जहां एक साइड की लेंथ हो 2m, एक साइड की लेंथ हो 3m और एक साइड की लेंथ हो 5m? नहीं बना सकते, क्योंकि ट्राइंगल की जो सबसे बेसिक एंड फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, sum of any two sides has to be greater than the third side। यहाँ any two का मतलब होता है any combination, आपको हर एक चेक करना होगा ना। 2m और 3m को अगर हम ऐड करें तो ये 5m के इक्वल आ रहा है, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 5, बट ये नहीं हो रहा है, तो ये ट्राइंगल हमारा बनेगा ही नहीं। तो ये इस क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी थी, इसीलिए हर एक स्टूडेंट को फुल मार्क्स इस क्वेश्चन के अलॉट कर दिए गए। ये क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की प्रॉपर्टी और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हमें मालूम होनी जरूरी है। दो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जो हम यहाँ यूज करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब। ये किसके इक्वल होगा, a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b के। सिमिलरली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2a। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की, कि अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है और उनमें से एक का हम साइन रेशियो लेते हैं और एक का हम कोसाइन रेशियो लेते हैं तो दोनों की वैल्यूज इक्वल होती है। नाउ अगर यहां पर मैं साइन 75 डिग्री एंगल की बात करूं तो इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 15 डिग्री। ना जब भी इस तरह से हम 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस की फॉर्म में लिखते हैं तो साइन कोसाइन बन जाता है, कोसाइन साइन बन जाता है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है, तो साइन की जगह बन जाएगा कोसाइन। क्योंकि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो पॉजिटिव ही वैल्यू होगी और हम लिखेंगे 15 डिग्री। तो साइन 75 डिग्री किसके इक्वल होगा, कोसाइन 15 डिग्री के। इस क्वेश्चन में हमें साइन 15 डिग्री और साइन 75 डिग्री की ही काम हुआ है, तो जहां जहां साइन 75 डिग्री लिखा है उसे हम कॉस 15 डिग्री लिख सकते हैं। नाउ चीजों को आसान समझने के लिए हम एक काम और करें, साइन स्क्वायर 15 डिग्री को हम लेट से a मान लें और कॉस स्क्वायर 15 डिग्री को हम b मान लें। तो ये है साइन 615 डिग्री, दैट इज ये हो गया है a क्यूब प्लस साइन 675 डिग्री। नाउ साइन तो हो गया कोसाइन, तो ये हो गया b क्यूब प्लस 6a, दैट इज साइन स्क्वायर 15 डिग्री को हमने a माना है और ये जो है ये है कोसाइन 15 डिग्री, तो ये हो गया है b डिवाइडेड बाई, यहां पर क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 5a। नाउ a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू अगर हम यहां से पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b, और यहां पर 6ab ऑलरेडी लिखा हुआ है। व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5ab। अच्छा, व्हाट अबाउट a प्लस b, एक और बेसिक प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो a प्लस b की वैल्यू 1 होगी। तो जहां जहां हमने a प्लस b लिखा है वहां पर हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 रेज टू द पावर 3 ये तो हो गया 1,
ये a प्लस बी भी 1 हो जाएगा, इसे हटा दें। 6ab और -3ab करेंगे तो हमारे पास बचेगा +3ab, सो हम लिख सकते हैं +3ab। ऐसे ही a प्लस बी की जगह 1 लिखा तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। 5ab -2ab करेंगे तो अगेन व्हाट वी विल गेट +3ab, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1। थर्ड ऑप्शन हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने बोर्ड्स एंड स्ट्रीम से जुड़े हुए कंसेप्ट का इस्तेमाल किया है। रहीम इज राइडिंग अपस्ट्रीम ऑन अ बोट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एट अ कांस्टेंट स्पीड। तो हम अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं, लेट अस से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। रहीम की बोट यहां से डिपार्ट करती है, से इसको हम 0 मिनट का मार्क कह सकते हैं। रहीम की बोट की स्टिल वाटर में स्पीड है लेट अस से r, और जो स्ट्रीम है या करंट है या रिवर है उसकी स्पीड हम ले लेते हैं s। क्योंकि रहीम की बोट अपस्ट्रीम जा रही है तो स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी r माइनस s। 1 minute after Rahim leaves point A, a speedboat starts from point A to go to point B। स्पीड बोट की स्टिल वाटर पे में स्पीड हम ले लेते हैं b। तो रहीम स्टार्ट हो रहे हैं 0 मिनट पर, उसके 1 मिनट के बाद एक स्पीड बोट रवाना हो रही है। अब उसकी अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी? स्टिल वाटर स्पीड माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दैट इज b माइनस s। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ये हमें 30 किलोमीटर गिवन है। It crosses Rahim's boat after 4 minutes. Now, after 4 minutes ये डिपार्ट करती है और 4 मिनट के बाद ये रहीम की बोट को कैच कर लेती है। लेट से वो यहां कैच कर लेती है। Now, यहां पर क्या हम ये एक चीज, बेसिक चीज समझ सकते हैं कि जो रहीम की बोट है इट ट्रेवल्ड फॉर 5 मिनट्स और जो स्पीड बोट है इट ट्रेवल्ड फॉर 4 मिनट्स, और दोनों ने डिस्टेंसेस इक्वल कवर किए क्योंकि दोनों ही जो बोट्स हैं वो पॉइंट ए से रवाना हुई है। लेट से ये एक दूसरे को पॉइंट सी पर, तो रहीम की बोट 5 मिनट मूव कर रही है और स्पीड बोट 4 मिनट। 5 मिनट्स में रहीम की बोट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? लेट अस से 5 मिनट्स, इसको आप आवर्स में बदल सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई आर माइनस एस। ओके, ये डिस्टेंस हो गया जो कि रहीम की बोट ने ट्रेवल किया है। व्हाट अबाउट स्पीड बोट? 4 मिनट्स में वो डिस्टेंस कवर करेगी 4/60 मल्टीप्लाइड बाई b माइनस एस। बट ये डिस्टेंस दोनों ही इक्वल हैं क्योंकि वो भी a से c है और वो भी a से c। नाउ यहां पर हम ये 60 को तो कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन आ गई है, 5 टाइम्स r माइनस एस इज इक्वल टू 4 टाइम्स b माइनस एस। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? इफ द स्पीड ऑफ स्पीड बोट इज कांस्टेंट फ्रॉम a टू b, व्हाट इज रहीम्स स्पीड या रहीम्स बोट स्पीड इन स्टिल वाटर? फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है, द स्पीड ऑफ स्पीड बोट इन स्टिल वाटर 30 किलोमीटर पर। हमें b की वैल्यू दे दी गई है 30 किलोमीटर पर b की वैल्यू देने से क्या हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं? यहां पर 3 वेरिएबल हैं, एक है r, एक है s और एक है b। तो डेटा गिवन इन द फर्स्ट स्टेटमेंट आर नॉट सफिशिएंट, हम इसको हटा सकते हैं क्योंकि जैसे जैसे s की वैल्यू चेंज होती जाएगी r की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। अब हम सेकंड जो इंफॉर्मेशन उसको जब देखेंगे तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन को हमें भूलना पड़ेगा। रहीम टेक्स 3 hours टू रीच फ्रॉम पॉइंट b, टू रीच पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए। यहां से यहां आने में 3 आवर्स लगे। ये डिस्टेंस हमें 30 किलोमीटर गिवन है। रहीम की बोट की इफेक्टिव स्पीड है r माइनस एस और ये हमें 3 आवर्स गिवन। इससे अगेन हमारे पास सिर्फ r माइनस एस की वैल्यू आ गई। हमें r की वैल्यू निकालनी है, हम नहीं निकाल सकते क्योंकि सब कुछ s के ऊपर डिपेंड। तो सेकंड स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट। अगर हम इन दोनों जानकारी को मिला दें तो क्या अब हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं? 5 मल्टीप्लाइड बाई r माइनस एस, ये वैल्यू तो हो गई है 10, 4 मल्टीप्लाइड बाई b माइनस एस, b हमें 30 गिवन है, s हमें नहीं मालूम। ना यहां पर डेटा सफिशिएंसी में हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें मालूम है कि अब इससे हम s की एक यूनिक वैल्यू निकाल सकते हैं और जैसे ही s की एक यूनिक वैल्यू आएगी इमीडिएटली r की भी हमारे पास एक यूनिक वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि इंडिविजुअली दीज टू स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट
बट टुगेदर दे आर सफिशिएंट। तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। डेटा सफिशिएंसी में हमें बस ये पता करना होता है कि जो डेटा गिवन है क्या उसको यूज करके हम एक यूनिक आंसर विदाउट एनी एम्बिग्युइटी, विदाउट एनी डाउट ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कई स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं कि वो उसकी पूरी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है, ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एवरेज, एलिगेशन एंड मिक्सचर कंसेप्ट पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। The Guava Club has won 40% of their football matches in the Apple Cup that they have played so far. Okay? तो यहाँ पर इनकी जो विनिंग परसेंटेज है वो है 40%. Okay? कितने मैचेस इन्होंने खेले हैं हमें नहीं मालूम। If they play another n matches, okay, and win all of them, यानी नेक्स्ट n मैचेस जो हैं उसमें उनका सक्सेस रेट है 100%। देयर विनिंग परसेंटेज विल इंप्रूव टू 50। अगर हम यहां पर खेले गए मैचेस और यहां पर खेले गए मैचेस को क्लब करके ओवरऑल एवरेज निकालें तो वो 50% आ जाएगा। लेट अस से यहां पर m मैचेस खेले गए। बेसिक एलिगेशन प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं, यहां भी हम सक्सेस परसेंटेज की बात कर रहे हैं, यहां पर भी ये वैल्यू इन दोनों के बीच में कहीं होनी चाहिए। सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है। हम डिफरेंस अपोजिट साइड में लिख देते हैं। डिफरेंस हमेशा होगा हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। 100 माइनस 50 इज 50। यहां भी हम डिफरेंस निकालेंगे 50 माइनस 40 10। ये जो रेशियो आया है ये किसका आया है, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड। तो अगर पहले m की वैल्यू हम 5 लेंगे तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। दैट इज यहां पर हमें ये पता चल गया है कि m और n का रेशियो है 5:1। एक कंडीशन हमें और गिवन है, फर्दर इफ दे प्ले 15 मोर मैचेस एंड विन ऑल ऑफ देम। नाउ अब तक क्या हुआ है, इन्होंने m प्लस n मैचेस खेल लिए हैं और यहां उनका सक्सेस रेट आ गया है, विनिंग रेट आ गया है 50%। ये कह रहे अगर ये 15 मैचेस और खेल लें और अगेन सारे मैचेस ये जीत जाए तो इनका जो विनिंग परसेंटेज है वो कितना हो जाएगा, 60। अगेन सेम कंडीशन हम यहां पर मूव कर, डिफरेंस अपोजिट साइड में लिखेंगे। 100 माइनस 60 ये हो गया है 40 और 60 माइनस 50 ये हो गया है 10। दैट मीन्स 4:1 ये रेशियो होना चाहिए। तो अगर ये 1 है तो ये 4 होना चाहिए, अगर ये 15 है तो ये इसका 4 टाइम्स यानी कि 60 होना चाहिए। और m प्लस n 60 है, m और n का रेशियो 5:1 है। ये तभी पॉसिबल होगा जब m 50 और n 10 होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी मैचेस हैज द गुआवा कप प्लेड इन द एप्पल कप सो फार। दैट मींस हम इनिशियल कंडीशन की बात कर रहे हैं, हमसे m की वैल्यू यहां पूछी गई है, ये वैल्यू होगी 50। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बिकॉज ये भी गिवन है कि हर हालत में विन या लॉस होगा, कोई भी मैच ड्रॉ नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। एबीसी हमारे पास एक ट्राइंगल है जहां पर बीसी की लेंथ हमें 5 गिवन है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहां एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं। कोई स्पेसिफिक ट्राइंगल की हमें बात नहीं की गई है तो हम जनरल ट्राइंगल यहां बना रहे हैं। लेट अस से ए बी सी। लेंथ ऑफ बीसी हमें गिवन है कितनी, 5। डी इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन बीसी। अगर हम ए से एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ करें तो डी उसका फुट होगा। E is a point on CD such that BE is equal to 3. Let us say CD पर एक पॉइंट हम यहां पर E ले लेते हैं और BE ये वैल्यू हो गई है 3। नाउ जैसे ही BE 3 होगा, कैन वी से हमारा जो EC है इसकी वैल्यू 2 होगी, बिकॉज इस टोटल का सम 5 होना चाहिए। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यहां पर पता करनी है। सो दैट इज AB स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स CD। नाउ AB स्क्वायर, अगर हम ट्राइंगल ABD पर नजर डालें तो AB स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये होगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के। सो वी कैन से दिस इज
AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर। तो हम एक काम करते हैं, E को A से कनेक्ट कर देते हैं यहां पर। नाउ अगेन अब हम ट्राइंगल ADE पर अगर नजर डालें तो AE स्क्वायर किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा AD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर की प्लस 6CD। नाउ CD को भी हम एक काम करते हैं, दो टुकड़े कर सकते हैं। CD हो गया है DE प्लस EC, सो वी कैन से 6 टाइम्स DE प्लस EC। फर्दर सिंप्लीफाई करें, जैसे ही हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे ये माइनस है और ये भी माइनस हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये जो AD स्क्वायर है वो AD स्क्वायर से हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा? BD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर हम यूज करें तो वो होगा x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई x प्लस वाई। तो ये हो जाएगा BD माइनस DE मल्टीप्लाइड बाई BD प्लस DE। ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं 6 टाइम्स DE प्लस 6 टाइम्स EC। नाउ व्हाट इज BD प्लस DE? अगर हम BD और DE को ऐड करें तो ये BE के इक्वल होता है और BE हमें 3 गिवन है। तो हम BD प्लस DE की जगह 3 लिखें तो ये हो जाएगा 3BD माइनस 3DE प्लस 6DE प्लस 6EC। अच्छा, 6DE में से अगर 3DE सब्ट्रैक्ट कर दें तो वी आर लेफ्ट विथ 3DE। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 3DE, यहां 3 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स BD प्लस DE। अगेन BD प्लस DE, ये हो गया BE, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3। सो 3 टाइम्स 3 प्लस 6 टाइम्स व्हाट इज EC? EC हमें मालूम है ये 2 है। 6 टाइम्स 2 12, 3 टाइम्स 3 9, 9 प्लस 12 21 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिफ्थ ऑप्शन हम आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। जोस borrowed some money from his friend at simple interest rate of 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है और ये सिंपल इंटरेस्ट रेट है। एंड इन्वेस्टेड द एंटायर अमाउंट इन स्टॉक्स। सिंपल इंटरेस्ट होने का मतलब है जो इंटरेस्ट जनरेट होता है उस पर अब आपका इंटरेस्ट नहीं देना है, आपको इंटरेस्ट सिर्फ जो प्रिंसिपल है उस पर देना है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही रीपेड 1/5 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। At the end of the second year, he repaid half of the remaining principal amount. At the end of the third year, he repaid the entire remaining principal amount. At the end of the fourth year, he paid the last 3 years interest amount. As there was no principal amount left, his friend did not charge any interest in the fourth year. At the end of the fourth year, he sold out all his stocks. Later, he calculated that he gained rupees 97,500 after paying principal and interest amounts to his friend. If his invested amount in stocks became double at the end of the fourth year, how much money did he borrow from his friend? Now normal इस तरह के क्वेश्चन करते समय हम हमेशा एक तो फ्रैक्शन पे नजर रखते हैं। 1/5 है, फिर हम हाफ कर रहे हैं बाद में, तो कोई ऐसी वैल्यू अज्यूम कर लीजिए जो 5 और 2 दोनों से डिविजिबल हो, दैट इज 10। लेकिन क्योंकि यहाँ 10% की भी हम बात कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, लेट अस से इनिशियली अपने फ्रेंड से उसने 100x रुपीस बोरो किए नाउ, और बाद में क्या हुआ था, ये पैसा जो है क्योंकि सारा पैसा स्टॉक्स में उसने इन्वेस्ट किया, इट बिकेम डबल। तो 100x कितना हो गया? 200x। अब उसने फ्रेंड को क्या कहा? ओके, फर्स्ट ईयर का उसका इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा? वो होगा 100x का 10%, दैट इज 10x। तो ये तो इंटरेस्ट हो गया फॉर द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड में इसने 1/5 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दिया। 100x का 1/5 कितना होता है? 20x। तो 20x तो पे कर दिया। अब जैसे ही इन्होंने 20x पे किया, अब कितना बचा है इनके पास? 80x। अब सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो कैलकुलेट होगा इस वैल्यू।
80x का 10% 8x। नाउ नेक्स्ट ईयर क्या किया इन्होंने, हाफ ऑफ द रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट, ये जो 80x था इसका आधा रीपे कर दिया, इसका आधा मतलब 40x रीपे कर दिया, तो 40x बचा है। अब जो नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा वो इसका 10% होगा, सो 40x का 10% इज व्हाट 4x, और यहाँ 40x अमाउंट जो है वो नेक्स्ट ईयर पूरा रीपे कर दिया, तो अब प्रिंसिपल कुछ नहीं बचा। तो अब तक वो अपने फ्रेंड को टोटल जो प्रिंसिपल लिया था 100x वो रीपे कर चुके हैं। फोर्थ ईयर में उन्होंने क्या कहा, जितना भी इंटरेस्ट बना वो भी रीपे कर दिया। तो 10 + 8 18 एंड 4 22, तो टोटल अमाउंट इन्होंने अपने फ्रेंड को पे किया 122x, 100x तो प्रिंसिपल और 22x का इंटरेस्ट। तो जो डिफरेंस रहा, बिकॉज ये उनको मिला बिकॉज ही इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स, और ये उनको देना पड़ा बिकॉज ही बोरोड फ्रॉम हिज फ्रेंड, तो इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 78x इनकी प्रॉफिट कह लीजिए या अर्निंग कह लीजिए, और ये वैल्यू हमें क्या गिवन है 97,500, राइट। हमें पता करना है कि 100x की वैल्यू क्या है, तो 100x हम कैसे निकालेंगे, जवाब होगा 97,500 अपॉन 78x मल्टीप्लाइड बाई 100x। नाउ x तो हम डायरेक्टली यहां से कैंसिल कर सकते हैं। 78 में एक फैक्टर है 13, देखते हैं क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है, बिकॉज किसी भी ऑप्शन में हमें डेसिमल में वैल्यू नहीं मिल रही है, पर एक नन ऑफ दीज लिखा हुआ है, तो हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। 13 6 टाइम्स, 13 7 टाइम्स 91 65, 13 5 टाइम्स 7500, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 2 टाइम, ये हो गया 2500, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1250, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा 1250,000। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन परसेंटेज और बेसिक रेशियो पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। सेपरेटली जैक एंड सृष्टि invested the same amount of money in a stock market. Jack's investment amount kept reducing by 50% every month. 50% होने का मतलब है हर बार हाफ होता गया of the previous month value. Srishti's investment also reduced every month, but in an arithmetic progression with a common difference of rupees 15,000. तो अगर मान लीजिए एक समय उसके पास 50,000 था, तो नेक्स्ट मंथ उसका अमाउंट रिड्यूस होके 35,000 रह जाएगा, फिर 15,000 रिड्यूस होके 20,000 एंड सो ऑन। They both withdrew their respective amounts at the end of the 6th month. They observed that if they had withdrawn their respective amounts at the end of the 4th month, the ratio of their amounts would have been the same as the ratio after the 6th month. What amount of money was invested by Jack in the stock market? तो जैक ने भी जो इन्वेस्टमेंट किया, सेम इन्वेस्टमेंट सृष्टि ने किया। नाउ इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका होगा हम 4th मंथ और 6th मंथ पर फोकस करें। ओके, लेट अस सी जैक यहां है और ये सृष्टि है। 4th मंथ के बाद से जैक की वैल्यू है रुपीस ए और सृष्टि की वैल्यू है रुपीस, दैट मीन्स ये जो रेशियो है ये हो गया है ए अपॉन बी। नाउ आफ्टर 5th मंथ क्या होगा, ये वैल्यू हाफ हो जाएगी, मतलब 50% रिड्यूस हो गई है, हाफ हो जाएगी, तो हमें हाफ देखने के लिए ए को 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर नेक्स्ट मंथ अगेन क्या होगा, फिर हाफ हो जाएगी, तो ये वैल्यू a मल्टीप्लाइड बाई 1/4 हो जाएगी। तो ये 4th मंथ के बाद जो वैल्यू है, अगर 6th मंथ के बाद वैल्यू देखा जाए तो ये a मल्टीप्लाइड बाई 1/4 हो जाएगी। अभी रेशियो है a अपॉन b, अब a हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाई 1/4। नाउ ये रेशियो सेम कब होगा, जब b को भी हम 1/4 से मल्टीप्लाई करें, तब 1/4 से कैंसिल हो जाएगा और a अपॉन b और a अपॉन b सेम हो जाएगा। बट यहां क्या हुआ है, यहां पर 15,000 का रिडक्शन हुआ है और फिर 15,000 का रिडक्शन और हुआ है, या हम आप चाहें तो उसको हम वैसे भी कह सकते हैं कि यहां ये वैल्यू हो गई कितनी, b माइनस 30,000, और ये वैल्यू इस वैल्यू का 1/4 है, सो दैट मीन्स b माइनस 30,000 इज इक्वल टू b का 1/4। सिंप्लीफाई करें, 4b माइनस b
ये हो गया 3b इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाई 4 120,000, तो b की वैल्यू आ गई है 40,000। नाउ p क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 4th मंथ के बाद सृष्टि की वैल्यू, और ये हर महीने 15,000 रिड्यूस हो रही है। तो फर्स्ट मंथ 15,000 रिड्यूस हुई होगी, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, तो 4 मंथ में 15 मल्टीप्लाइड बाई 4 ये 60,000 रिड्यूस हुई होगी। 60,000 रिड्यूस होने के बाद अगर ये वैल्यू 40,000 है, तो 60,000 रिड्यूस होने से पहले इनिशियली ये वैल्यू 100,000। ये सृष्टि का इन्वेस्टमेंट था और सेम इन्वेस्टमेंट जैक का था। क्वेश्चन में हमें जैक का इन्वेस्टमेंट पूछा गया है, डेफिनेटली फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। रजनीश bought an item 25% discount पर on the printed price. He sold it at 10% discount on the printed price. What is his profit in percentage? क्योंकि पूरा क्वेश्चन परसेंटेज में ही गिवन है, हम जो चाहे वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। लेट अस से प्रिंटेड प्राइस थी 100 रुपीज, 25% डिस्काउंट पे खरीदा, इसका 25% 25 रुपीज, तो जो कॉस्ट प्राइस है वो 75 रुपीज हो गई। व्हाट अबाउट द सेलिंग प्राइस? प्रिंट प्राइस से 10% कम, यानी 90 रुपीज। कंपेयर कर लेते हैं, प्रॉफिट हुआ है 15 रुपीज का, अपॉन कॉस्ट प्राइस है 75 मल्टीप्लाइड बाई 100, 15 goes into 75 5 times, 5 goes into 100 20 times। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फंक्शंस पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हमें a की वैल्यू गिवन है मॉड्यूलस x प्लस 3 प्लस मॉड्यूलस x माइनस 2 माइनस ट्वाइस ऑफ x माइनस 8, इस पूरी वैल्यू का मॉड्यूलस है। हमें मॉड्यूलस a की मैक्सिमम वैल्यू पता। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा रीराइट कर देते हैं। a किसके इक्वल होगा? मॉड्यूलस x प्लस 3 प्लस मॉड्यूलस x माइनस 2 माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड्यूलस x माइनस 4। जनरली इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है हम नंबर लाइन पर फोकस करें। से ये नंबर लाइन है, क्योंकि हमने मॉड्यूलस साइन का इस्तेमाल किया है, तो ये हर एक वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर हम नंबर लाइन पर x की वैल्यू पॉजिटिव ले लें, नेगेटिव ले लें, जीरो ले लें, हाँ एक जगह ऐसा होगा जहां पर हर एक वैल्यू जीरो होगी। ये वैल्यू जीरो कहां होगी? अगर हम x की वैल्यू 4 ले लें, तो अगर हम x की वैल्यू 4 लेते हैं तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। ये वैल्यू जीरो कब होगी? अगर हम x की वैल्यू 2 ले लें, और ये वैल्यू जीरो कब होगी? अगर हम x की वैल्यू माइनस 3 ले लें। जनरली हम क्या करते हैं, इस तरह से पॉइंट्स आइडेंटिफाई करते हैं, और मैक्सिमाइज करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम साइंस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं ना। अगर हम यहां ध्यान से देखें तो इन दोनों में जो गैप है वो 5 का है, राइट? ये माइनस 3 में 5 ऐड कर देंगे तो 2 आ जाएगा, और इन दोनों में वो गैप 2 का है। हमें मॉड्यूलस a की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है। सबसे पहले हम फोकस करेंगे a की वैल्यू। क्या हो अगर हम x की वैल्यू 4 ले लें? ना यहां पर हम सिर्फ जो स्पेस है उस पर फोकस करेंगे, बहुत एडवांस लेवल कोई मैथ्स के कंसेप्ट पे हम नहीं मूव करेंगे। अगर हम x की वैल्यू 4 ले लें तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा। व्हाट अबाउट दिस पार्ट? ये वाला पार्ट जो है वो बड़ा आसान है, इन दोनों में 2 का गैप है, तो ये वाला पार्ट 2 हो जाएगा। ऐसे ही यहां से और यहां के बीच में क्या फर्क पड़ेगा? ये 5 और ये 2 है, तो ये 7 हो जाएगा। हमें बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। a की वैल्यू यहां पर 9 आएगी, और मॉड्यूलस लेंगे तो भी हमारा यहां पर वैल्यू 9 ही आएगी। अब अगर आप x की वैल्यू 4 यहां पुट करें, 4 प्लस 3 7, 7 का मॉड्यूलस निकालें, बात वही है। लेकिन अगर आप गैप पर फोकस करेंगे तो चीजें बहुत आसान ना। एक काम करते हैं, अगर हम x की वैल्यू से यहां ले लेते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? ये जो गैप है ये रिड्यूस होगा, लेकिन एक बार नहीं, ये 2 बार रिड्यूस होगा। लेट अस से मैं इसको 2 लाइनों से यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये वैल्यू तो जो ब्लू कलर से हमने मार्क की है वो रिड्यूस करनी है। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? अगर हमने x को यहां लिया तो ये गैप, ये और ये, तो हमारा जो पॉजिटिव वैल्यू है वो ये होगी एक तो, और दूसरी हमारी पॉजिटिव वैल्यू यहां से यहां पर, और मैं ये यहां से यहां ले रहा हूं। तो मैंने दोनों को अलग अलग साइन, दो अलग अलग ब्रेक क्यों किया है?
क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, ये पॉजिटिव हो रही है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये दो वैल्यूज क्या हो रही हैं यहाँ पर, नेगेटिव नेगेटिव। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये आपस में कैंसिल हो, तो फाइनली हमारे पास यही दो वैल्यूज बचेंगी और ये दो वैल्यूज हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है, 9 आ रही है। तो आप x की वैल्यू 4 या 4 के राइट में कोई भी पॉइंट ले लीजिए, किसी भी हालत में a की वैल्यू 9 से बड़ी नहीं। ओके, तो राइट साइड में जाएंगे तो मैक्सिमम 9 आ रहा है। क्या हो अगर हम अपना मूवमेंट राइट की जगह लेफ्ट में कर लें, लेट अस से x की वैल्यू हम यहां ले लें। नाउ जैसे ही हम x की वैल्यू ये लेंगे, ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। व्हाट अबाउट दिस पार्ट, अगेन इन दोनों में 5 का गैप है, ये 5 होगा, ये गैप है 5 का। यहां पर क्या होगा, ये गैप कितना है, ये गैप है 5 + 2 7 का, बट क्योंकि डबल हो रहा है तो ये -14 होगा। तो यहां पर a की वैल्यू आ गई है -9, और अगर अगेन हम मॉड्यूलस लेंगे तो हमारा आंसर फिर 9 आएगा। अगर हम x की वैल्यू यहां पर लेते, क्या हो अगर हम x की वैल्यू यहां ले लें, अगेन विद द सेम लॉजिक, होगा क्या, यहां से यहां पर ये पॉजिटिव होगा, बिकॉज अब -3 का इफेक्ट भी आ गया। 2 के केस में यहां से यहां पॉजिटिव होगा, और क्योंकि हमने यहां पर वैल्यू ले ली है और ये ट्वाइस हो रही है, तो यहां से यहां पर जो वैल्यू ऑलरेडी आ रही थी 2 टाइम्स, वो तो आ ही रही है, यहां से यहां पर हमें वैल्यू को 2 बार नेगेटिव और होगा, तो अगेन ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारा आंसर वही आएगा जो ऑलरेडी आ रहा था। सो दैट मीन्स अगर हम -3 या उसके लेफ्ट में भी कोई भी पॉइंट ले लें, यानी x की कोई भी वैल्यू ले लें, हर बार हमारी a की वैल्यू -9 आएगी और मॉड्यूलस लेने पर आंसर 9 आएगा। तो जनरल इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे अच्छा तरीका होता है आप एक्सट्रीम पॉइंट्स पर फोकस करते हुए वैल्यूज लें और गैप पर हमेशा फोकस करें। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीकों का हम इस्तेमाल कर सकते थे। अगर हमें बेसिक ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला आता है, जहां पर लेट अस से हमें एक ट्राइंगल गिवन है, से ये कोई भी एक ट्राइंगल हमारा हो सकता है ए बी सी, और से इनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो एरिया निकालने की बहुत सिंपल सी अप्रोच होती है, आप कोई भी एक रोटेशन ले लीजिए, मे बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, से मैंने यहां पर एक क्लॉकवाइज रोटेशन लिखा है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ ट्राइंगल के एरिया का मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस साइन। नाउ मॉडुलस साइन लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता। ओके, ये रोटेशन के लिए सिर्फ एक डायरेक्शन के लिए बताने के लिए हमने यहां बनाया है। अब हम शुरुआत करते हैं x1 से, हम चाहे तो x2 से शुरुआत करें, हम चाहे तो x3 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ अल्टीमेटली सारे नंबर काम आएंगे। x1 मल्टीप्लाइड बाई y2 माइनस y3, जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं उनकी वैल्यू पर फोकस करेंगे। अब x1 का काम खत्म हो गया, तो अब हम आगे मूव करेंगे x2 पर, x2 एंड देन एक स्टेप आगे बढ़ेंगे y3 माइनस y1 प्लस एक स्टेप आगे बढ़ेंगे x3 एंड देन y1 माइनस y2। तो हमारे पास में तीनों जो वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। हम आसानी से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक दूसरा तरीका भी अपना सकते थे जो ज्यादा लॉजिकल होगा। हमें फोकस करना होगा इनकी x वैल्यूज पर, a माइनस 2। दैट मीन्स अगर हम अगेन सिर्फ नंबर लाइन पर यहां फोकस करें, राइट, और a एक कैसा नंबर है, यहां पर लिखा है ए बी सी पॉजिटिव नंबर्स है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी पूछा है। लेट अस से ये जो एक वर्टेक्स है वो यहां आ गया, इसके कोऑर्डिनेट हैं a कॉमा b माइनस 2c। हो सकता है ये लाइन के ऊपर हो सकता है लाइन के नीचे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये जस्ट एक रेफरेंस के लिए हम यहां यूज कर रहे हैं ना। इस पॉइंट में भी x की वैल्यू a है, मतलब ये जो दूसरा पॉइंट है वो बिल्कुल इसके ऊपर होना चाहिए,
ऊपर क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर b प्लस 4c हो रहा है, क्योंकि b और c दोनों पॉजिटिव है तो डेफिनेटली b प्लस 4c की वैल्यू b माइनस 2c से ज्यादा होगी। तो ये पॉइंट हो गया a एंड b प्लस 4c। क्या हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं? ये डिस्टेंस इन दोनों का डिफरेंस होगा एंड दिस इज नथिंग बट 6c। ऐसे ही हमारा जो तीसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? -2a। ना -2a होने का मतलब है अगर a इधर है तो -2a अंदर नेगेटिव साइड चला जाएगा, कहीं भी हो सकता है। लेट अस से वो पॉइंट यहां है, हमने इसको इससे कनेक्ट किया है और इसको इससे कनेक्ट किया, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -2a एंड 3c। हो सकता है वो यहां हो सकता है वो थोड़ा ऊपर हो, दैट मीन्स वो इस लाइन में कहीं भी हो सकता है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हम यहां पर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं? अगेन बड़ा आसान है, इसका और इसका डिफरेंस, तो ये हो गया है 3a। हमें इस ट्राइंगल का एरिया पूछा, किसी पॉइंट को a, लेट अस से इसको हमने नाम दे दिया है a, इसे नाम दिया है b और इसे नाम दिया है c। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। से हमने बेस इसको ले लिया है दैट इज 6c, हाइट इसको ले लिया है 3a। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9ac और फोर्थ ऑप्शन। हम अगर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तब भी हमारा आंसर 9ac ही आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमने इक्वेशंस और नंबर सिस्टम दोनों के कंसेप्ट्स का इस्तेमाल किया है। ये एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। x एंड y पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, हमेशा इन वर्ड्स पे ध्यान दिया करें। p एक प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर कौन है? सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, उसके बाद 3, 5, 7। 2 अकेला प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड है। याद रखिएगा 1 ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, वो एक यूनिक नंबर है। कंडीशन गिवन है x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस p माइनस y मल्टीप्लाइड बाई y प्लस p इज इक्वल टू 7p। हमें x माइनस y की मिनिमम वैल्यू पता करनी। सबसे पहले काम करते हैं, इसको हम ओपन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पी माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई पी इज इक्वल टू 7p। ये माइनस एक्स पी और माइनस वाई पी को राइट साइड ले जाते, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स पी प्लस वाई पी एंड प्लस 7p। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। यहां पर अगर हम p कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बचेगा p टाइम्स x प्लस वाई। नाउ x और y दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, क्या हम दोनों तरफ x प्लस वाई से कैंसिल कर सकते हैं? डेफिनेटली। केवल जब डिनोमिनेटर पे 0 होता है तब गड़बड़ होती है। अगर हम दोनों तरफ x प्लस वाई से कैंसिल करें तो ये x प्लस वाई यहां से कैंसिल हो जाएगा और यहां पर x प्लस वाई आ जाएगा। तो हमारी x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी? p प्लस 7p अपॉन x प्लस। यहां पर एक छोटी सी बट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें ध्यान रखना होगा। अगर x और y इवन नंबर हो गए, लेट से x प्लस वाई इवन हो गए, इवन कब होंगे? या तो दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे, तब x माइनस वाई क्या होगा? अगर दोनों इवन होंगे तो भी x माइनस वाई इवन, और अगर दोनों ऑड होंगे तो भी x माइनस वाई इवन। ऐसे ही अगर x प्लस वाई ऑड हो जाए तो हम क्या कहेंगे? ये ऑड कब होगा? जब इनमें से एक ऑड और एक इवन होगा। तो x माइनस वाई भी हर हालत में ऑड होगा। सो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की है वो यही है कि अगर x प्लस वाई को हमने इवन लिया तो x माइनस वाई को भी इवन लेना होगा, और अगर हमने x प्लस वाई को ऑड लिया तो x माइनस वाई को भी ऑड लेना होगा। एंड बिकॉज हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, 7p हर हालत में x प्लस वाई से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। क्या हम p की वैल्यू 2 लिख सकते हैं? अगर मान लीजिए हमने यहां p की वैल्यू 2 लिख दी तो 7 टाइम्स 2। x प्लस वाई के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? या तो हम इसको एक इवन नंबर लें। इवन नंबर क्या ले सकते हैं? क्योंकि कंप्लीट डिवीजन भी करना है, वी कैन टेक 14। तो 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 1, पर 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, यानी x माइनस वाई ऑड हो जाएगा। ये अलाउड नहीं है, दोनों इवन होंगे दोनों ऑड होंगे। ओके, अगर हम इसको
14 ना लेके लेट से 2 ले लें तो क्या होगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 7, 7 + 2 9, फिर ऑड हो गया। इसका मतलब है हम इसे इवन नंबर यानी ये प्राइम नंबर को हम 2 नहीं ले सकते। क्या हम कोई ऑड नंबर ले सकते हैं? लेट से हमने 3 ले लिया, अब ये ऑड है तो किसी भी हालत में x प्लस वाई को हम इवन तो ले ही नहीं सकते, बिकॉज ऑड नंबर इवन से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। तो हमें उस केस में x प्लस वाई का ऑड लेना पड़ेगा। ऑड हम क्या क्या ले सकते हैं? मे बी वी कैन टेक 21 हियर। और फिर दिक्कत क्या होगी? 21/21 ये हो गया हमारा 1 नाउ, क्योंकि हमने p को 3 लिया है तो यहां भी हमें 3 लिखना होगा। तो 21/21 1, 3 + 1 4, 4 एक इवन नंबर है। तो जब हमने इसको 21 यानी x प्लस वाई को ऑड लिया तो x माइनस वाई इवन आ रहा है, और x प्लस वाई को जब इवन ले रहे हैं तो x माइनस वाई ऑड आ रहा है। ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब है कोई भी वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकती है। इवन अगर हम 21 की जगह लेटे से 7 ले लें तो 7 से 7 कैंसिल, 3, 3 + 3 6, x माइनस वाई फिर 6 यानी इवन नंबर हो गया। तो x प्लस वाई ऑड और x माइनस वाई इवन ये पॉसिबल नहीं है। तो हम कोई भी वैल्यू ले लें, हम 3 ले लें, हम चाहे तो यहाँ पे 5 ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेटेस्ट x प्लस वाई को हमने 35 ले लिया ना, क्योंकि ये 5 है तो 35 से 35 कैंसिल, 1 आया, 1 + 5 6, इट्स एन इवन नंबर, अगेन पॉसिबल नहीं है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सीक्वेंसेस एंड सीरीज पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। हमें an+1 डिफाइन किया गया है 1/1 + 1/an, फिर n की वैल्यू हम 1, 2, 3 से लेके 2009 तक कुछ भी लिख सकते हैं। a1 की वैल्यू हमें 1 गिवन है और हमें a1 मल्टीप्लाइड बाई a2, a2 मल्टीप्लाइड बाई a3, a3 मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड सो ऑन अप टू 2008 मल्टीप्लाइड बाई a 2009, इन सबका सम पूछा गया। नाउ a1 हमें 1 गिवन है, क्या हम a2 निकाल सकते हैं? अगर इस एक्सप्रेशन में n की जगह 1 पुट कर दें तो वी विल गेट a2, और a2 क्या हो जाएगा? 1/1 + 1/, n की जगह 1 लिखा यानी a1 1, 1 + 1/1 यानी 1/2, तो हमारा जो a2 होगा उसकी वैल्यू होगी 1/2। व्हाट अबाउट a3? अगर हम n की जगह 2 पुट कर दें तो ये हो गया a3 = 1/1 + 1/, n की जगह 2 लिखा है तो a2, और a2 है 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 1 डिवाइडेड बाय 1/2 क्या बन जाएगा? 1 + 2, और यहां हो जाएगा 3, तो हमारी a3 की वैल्यू हो जाएगी 1/3। सिमिलरली क्या हम a4 निकाल सकते हैं? ये होगा 1/1 + 1/a3, a3 की वैल्यू अगेन 1/3 है, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4, तो a4 की वैल्यू 1/4 एंड सो ऑन। तो a 2008 की वैल्यू क्या होगी? 1/2008, और a 2009 की वैल्यू क्या होगी? 1/2009। नाउ क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? a1 a2 अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, a2 a3 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, a3 a4 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 एंड सो। अगर हम a 2007 और a 2008 को मल्टीप्लाई करें तो ये होता 1/2007 मल्टीप्लाइड बाई 1/2008। ऐसे ही अगर हम इन a 2008 और a 2009 को मल्टीप्लाई करते तो हमारी वैल्यू आती 1/2008 मल्टीप्लाइड बाई 1/2009। इस तरह के क्वेश्चन में एक बहुत बेसिक चीज ध्यान रखनी है, हम हमेशा ये जो टर्म्स डिनोमिनेटर पे आ रही है इनके गैप पर फोकस करते हैं, क्योंकि यहां पर ये गैप है 1 और 2 के बीच में 1 का, 2 और 3 के बीच में 1 का, 3 और 4 के बीच में 1 का, हर बार ये गैप 1 आ रहा है। तो इसका सिंपल सा तरीका है, इसको हम सेपरेट कर दें, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सबट्रैक्ट कर दें। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल फाइंड कि हमें ये मिल जाएगा। ऐसे ही हम यहां पर भी इसको अलग कर दें, 1/2 माइनस 1/3, वी कैन राइट डाउन 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। यहां हम लिख सकते हैं 1/2007 माइनस 1/2008
प्लस 1/2008 माइनस 1/2009। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, आपने सीक्वेंस सीरीज में डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चंस पास में किए होंगे। अच्छा, क्या होता अगर ये गैप जैसे 2 and 3 की जगह 2 and 4 होता, तो हम उसको लिख देते 1/2 एंड देन ब्रैकेट में 1/2 माइनस 1/4, क्योंकि 2 का गैप है तो बाहर हम 2 से डिवाइड कर देते, तभी जाके हमारी वैल्यू मैच करती। अब यहाँ फायदा क्या होगा, हमारी सिर्फ फर्स्ट टर्म यहाँ बचेगी और लास्ट टर्म हमारी बचेगी, बाकी जितनी भी इंटरमीडिएट टर्म्स है वो आपस में सारी कैंसिल हो जाए, राइट। तो सिंप्लीफाई करने पर 2009, यहां हम लिखेंगे 2009 माइनस 1, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2008 अपॉन 2009 और थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेंसुरेशन पर बेस्ड एक इजी लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। A non-flying ant wants to travel from the bottom corner to the diagonally opposite corner of a cubicle room. The side of the room is 2 meters. What will be the minimum distance that the ant needs to travel? सबसे पहले काम करते हैं, हम एक क्यूबिकल रूम यहाँ पर बना लेते हैं। नाउ यहाँ पर क्या लिखा है, फ्रॉम द बॉटम कॉर्नर, बॉटम कॉर्नर लेटर से हम बात कर रहे हैं इसकी, टू द डायगोनली ऑपोजिट टॉप कॉर्नर हम बात कर रहे हैं इसकी। लेट से इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया है बी। एंड को यहां से यहां आना है, लेकिन वो फ्लाई नहीं कर सकती है, उसे सरफेस के थ्रू ही मूव करना होगा, राइट। तो यहां पर हम एक बहुत सिंपल सा काम करें, इमेजिन करें अगर ये बॉक्स जो है एक तरह से क्यूबिकल बॉक्स है, हम इसको ओपन कर दें। दैट मीन्स अगर यहां पर हम इसको मूव करके इधर ले आए ओपन करके, तो ये बी की हमारी नई पोजीशन हो गई है, लेट अस से बी डैश। अब एंड सरफेस के थ्रू मूव करते हुए जा सकती है, दैट मीन्स हमारे पास एक तो ये सरफेस है जहां पर एंड को मूव करते हुए जाना है, और क्योंकि अब हमने ये सरफेस ओपन कर दी है तो ये एक टोटल रेक्टेंगुलर सरफेस हो गई है उसके सामने। तो एंड को क्या डिस्टेंस कवर करना है, ए से बी डैश पर डायरेक्टली जाना है। कैसे हो जा सकती है, यहां से हम एक सिंपल सी लाइन यहां बना दें, क्योंकि ये क्यूब है तो यहां से और यहां का डिस्टेंस भी 2 है और ये वाला डिस्टेंस भी 2 है और ये हाइट भी कितनी है, 2। तो क्या हम ये ए बी डैश डिस्टेंस निकाल सकते हैं, 2 + 2, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 4 और ये है 2। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करें, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और इसका अंडर रूट करें, ये होता है √20। √20 को हम लिख सकते हैं 4 × 5, 4 का √2 और 5 अंदर ही रह गया, 2 √5 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ जो कंसेप्ट है वो मालूम होता तो आप इमीडिएटली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे, क्योंकि इस तरह से जो लॉन्गेस्ट जो डिस्टेंस हमारे पास में है एक बॉटम कॉर्नर से ऑपोजिट सरफेस के टॉप कॉर्नर पे जाने का, वो होता है √5 टाइम्स x, जहां x रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, क्यूब की साइड की लेंथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम और बेसिक कैलकुलेशन पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। Raju and Sarita play a number game. First, each one of them chooses a positive integer independently. Let us say राजू ने चुना है पॉजिटिव इंटीजर r और सरिता ने चुना है पॉजिटिव इंटीजर s. They both multiply their chosen integers by 2 separately. तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई किया है इन्होंने भी और इन्होंने भी 2 से मल्टीप्लाई किया है। Then subtract 20 from the resultant numbers. इसने भी 20 सब्ट्रैक्ट किया है, यहाँ पर भी 20 सब्ट्रैक्ट किया गया है। Now each of them has a new number, so this is the new number we are talking about. Then they divide their respective new numbers by 5. यहाँ पर भी 5 से डिवाइड किया है और यहाँ पर भी 5 से डिवाइड किया है। Finally they added their results. इन दोनों को ऐड हमने किया and found that ये sum 60. What can be the maximum possible difference between the positive integers chosen by Raju and Sarita? R और S ये दो वैल्यूज उन्होंने चूज की थी, इसका मैक्सिमम डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस हमेशा हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू होता है। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2R + 2S - 40
डिनोमिनेटर पे 5 है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाएगा 80, -40 राइट साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो 80 + 40 ये हो गया 120, 2 हम कॉमन लेके और कैंसिल कर दें तो ये वैल्यू होगी 60। R और S का सम 60 है। R और S पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो अगर हम इस गैप को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो हमें एक इंटीजर एज स्मॉल एज पॉसिबल और दूसरा इंटीजर एज लार्ज एज पॉसिबल लेना होगा। तो मान लीजिए इनमें से एक इंटीजर हमने 1 ले लिया, तो दूसरा इंटीजर हमें 59 लेना होगा बिकॉज सम 60 होगा, तब ये डिफरेंस 58 का होगा। पर अगर हमने एक इंटीजर 2 ले लिया तो दूसरे इंटीजर को 58 लेना होगा बिकॉज सम हैज टू बी 60, तब डिफरेंस 56 हो जाएगा, ये डिफरेंस कम होता जाएगा। तो मैक्सिमम डिफरेंस क्या होगा? 58। सेकेंड ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ABCD एक ट्रेपेजॉइड है जहां BC AD के पैरेलल है एंड BC AB के परपेंडिकुलर है। इट इज आल्सो गिवन दैट BC इज लेस देन AD। तो यहां पर हम एक काम करते हैं, हम एक ट्रेपेजॉइड यहां बना लेते हैं BC, और यहां पर हम बना लेते हैं AD। तो BC जो है वो ना सिर्फ AD के पैरेलल है बट BC AD से छोटी भी है, और BC AB पर परपेंडिकुलर है ना। क्योंकि BC और AD पैरेलल है तो ये दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री होंगे। P इज अ पॉइंट ऑन AD, यहां पर एक पॉइंट है हमारे पास में, हमें नहीं मालूम है वो कौन सा पॉइंट है, सच दैट CPD इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, तो यहां पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई सा भी एक पॉइंट। लेटेस्ट से हमने ये लिया है बिकॉज हमने स्केल पे ड्रॉ नहीं किया है, हम ये मान रहे हैं यहां पर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या खास बात होती है? ये जितने भी एंगल होंगे वो 60 डिग्री होंगे। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की खास बात और होती है, अगर हम किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करें तो ना सिर्फ वो उसे बाइसेक्ट करता है, उसकी वैल्यू होती है, लेट्स इसको हम हाइट कहें, √3/2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ द साइड। क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो AB की लेंथ हम निकाल सकते हैं अगर हमें ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ मालूम हो जाए। सो यहां पर CPD एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। Q इज द पॉइंट ऑन BC, Q एक पॉइंट BC पे है सच दैट AQ PC के पैरेलल है। अगर हम A से एक लाइन ड्रॉ करें जो PC के पैरेलल हो और ये AQ हो गई, तो कैन वी से ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। ये टोटल 90 है तो ये एंगल 30 डिग्री, ये 90 है तो ये एंगल 60 डिग्री, और ये AQ और CP आपस में इक्वल होंगे क्योंकि अब ये एक पैरेललोग्राम हमारे पास बन चुका है। इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल CPD, एरिया ऑफ द ट्राइंगल CPD, ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 मल्टीप्लाइड बाई साइड स्क्वायर। ये हमें गिवन है 4√3, √3 से √3 कैंसिल, तो x² इज इक्वल टू 16, हमारी x की वैल्यू 4 आ गई। दैट मीन्स हमारा जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये 4 हो गई। नाउ ये 4 हो गई तो ये भी 4 हो जाएगी क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन गया है AQ। अब 30 60 90 ट्राइंगल की खास बात होती है, बार बार हमें कैलकुलेशन नहीं करनी हो, इसके लिए जरूरी है कि अगर हमें 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड की लेंथ पता हो इन अ 30 60 90 ट्राइंगल, तो 30 के ऑपोजिट साइड की लेंथ निकालना बड़ा आसान होगा। इस वैल्यू को हाफ कर दीजिए, तो 4 को हाफ किया तो 2, और 60 डिग्री के सामने वाली वैल्यू निकालना बड़ा आसान होगा। ये जो 30 डिग्री के सामने लेंथ आई है इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 2/√3। अदरवाइज बार बार हमें टेंजेंट थीटा या साइन थीटा या कॉस थीटा का कोई फॉर्मूला यूज करना होगा। तो प्रॉपर्टी ये है कि 30 डिग्री के अपोजिट साइड को अगर हम x कहते हैं तो 60 डिग्री के अपोजिट साइड को हम कहेंगे √3x, और 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम कहेंगे 2x इन अ 30 60 90 ट्राइंगल। क्वेश्चन में हमें ABQ का एरिया पूछा गया है, फॉर्मूला होगा हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। यहाँ बेस हम 2 ले सकते हैं और हाइट 2 √3, 2 से 2 कैंसिल हो गया,
हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 2√3 और फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन परसेंटेज पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। हमारे पास एक स्मॉल जार है जिसमें वाटर, लाइम और शुगर किस रेशियो में है, 90:7:3। ये है वाटर, W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइम को L से और शुगर को S से। अ ग्लास कंटेन ओनली वाटर एंड शुगर इन इट। एक ग्लास है, उसमें वाटर और शुगर है। ओके, क्या रेशियो है मालूम नहीं है। कंटेंट्स ऑफ बोथ, जो स्मॉल जार है और जो ग्लास है, वर मिक्स्ड इन अ बिगर जार। और बिगर जार जो है उसमें क्या हुआ है, रेशियो क्या हो गया है, वाटर, लाइम एंड शुगर का ये हो गया है 85:5:10। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द बिगर जार। बिगर जार में वाटर 85 है और टोटल जो कंटेंट है वो कितना है, 85 + 5 + 10 दैट इज 100। हमें ये पूछा गया है 85 100 का कितना परसेंट है। द आंसर विल बी 85%। फिफ्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इक्वेशंस पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। There are 3 sections in a question paper and each section has 10 questions. Let us say section A, section B, section C. हर एक में 10 questions हैं. So number of questions 10 हैं. First section only has multiple choice questions and 2 marks will be awarded for each correct answer. For each wrong answer, 0.5 marks will be deducted. Any unattempted question in this section will be treated as wrong. दैट मीन्स अगर आप सही करेंगे तो आपको +2 और अगर गलती करेंगे तो -0.5, अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो भी -0.5। ओके, नेक्स्ट आगे जानकारी दी गई है, ईच क्वेश्चन इन द सेकंड सेक्शन कैरीज 3 मार्क्स whereas ईच क्वेश्चन इन द थर्ड सेक्शन कैरीज 5 मार्क्स। तो +3 +5। For any wrong answer or unattempted question in the second and third sections, no marks will be deducted. यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आपने गलती भी की तो भी आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। A student score in the addition of marks obtained in all the 3 sections. यहाँ जो मार्क्स आए हैं, यहाँ जो मार्क्स आए, इन सबको ऐड करके हम उसके मार्क्स निकालेंगे। क्वेश्चन ये पूछा गया है, स्टूडेंट स्कोर इन द एडिशन हो गया है, तो व्हाट इज द 6th हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर। थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल और थोड़ा लॉजिक, इस पर हमें फोकस करना होगा। मैक्सिमम मार्क्स क्या ला सकते हैं, 100। ओके, अगर सारे ही क्वेश्चन सही हो जाए। ओके, क्या हो अगर यहां पर एक क्वेश्चन गलत हो जाए, अगर सी में एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो हम 95 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो 95 इज अ पॉसिबल आंसर। अगर सी में एक क्वेश्चन हमने गलत कर दिया तो जो 5 मार्क्स मिलने थे वो नहीं मिलेंगे। ऐसे ही अगर बी में एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो 3 मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो 97 इज अनदर पॉसिबल स्कोर। और अगर ए में एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो क्या होगा, 2 मार्क्स तो आपके जो मिलने थे वो नहीं मिलेंगे और 0.5 आपके कैंसिल हो जाएंगे, 2.5 का रिडक्शन होते ही 97.5 ये भी एक पॉसिबल स्कोर है। ये तो हमने कब किया है, अगर एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर हो जाए। अच्छा, क्या हो अगर यहां पर 2 गलत हो जाए, बाकी सब सही हो। अगर यहां 2 गलत हो जाए तो क्या होगा, 2.5 और 2.5 5 का इंपैक्ट आ जाएगा, तो 95 मार्क्स आ जाएंगे। तो 95 मार्क्स को तो ऑलरेडी हमारे पास। यहां 2 गलत हो जाए तो 3 and 3 6 मार्क्स कम हो जाएंगे, तो वी विल गेट 94 1 मार्क्स। यहां 2 गलत हो जाए तो 10 मार्क्स रिड्यूस हो जाएगा, तो 90 आ जाएगा। ओके, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। क्या हो अगर आप यहां एक गलत हो जाए और यहां भी एक गलत हो जाए, तो 3 मार्क्स तो यहां के चले गए और यहां पर कितने 2.5 5.5 मार्क्स चले गए, तो 94.5 मार्क्स आ गए। अच्छा, यहां एक और यहां एक गलत हो जाए तो क्या होगा, 5 मार्क्स और 2.5 7.5 मार्क्स चले गए, तो वी कैन गेट 92.5। यहां एक और यहां एक गलत हो जाए तो क्या होगा, 8 मार्क्स कम हो गए, वी विल गेट 92। तो अभी तक हमने क्या किया, सिंगल सिंगल गलत, डबल डबल गलत या कॉम्बिनेशन में 1 1 गलत। अगर उससे ज्यादा आगे हम चले जाएं, यहाँ 3 गलत हो जाए तो 7.5 मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे, तो बचेगा 92.5। वो ऑलरेडी हमारे पास एक बार आ चुका है, तो उसको वापस लिखने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ 3 गलत हो जाए तो 9 कम हो जाएंगे 91, यहाँ 3 कम हो जाए तो 15 कम हो जाएंगे 85। मतलब अब नंबर रिड्यूस ही होंगे।
हमें 6th हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर पूछा गया। ये है हाईएस्ट, लेट्स इसको हमने नंबर 1 दे दिया है। सेकेंड हाईएस्ट स्कोर क्या हो सकता है, ये रहा। थर्ड हाईएस्ट स्कोर ये रहा। ये हमारा फोर्थ हाईएस्ट, ये हमारा फिफ्थ हाईएस्ट और ये हमारा सिक्स्थ हाईएस्ट स्कोर। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 94 या सेकेंड ऑप्शन। इन 22 क्वेश्चंस के अलावा भी Z23 में 6 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड पूछे गए थे। लेकिन यहाँ पर जो 2 सेट्स हमसे पूछे गए थे उनमें से एक में 3 क्वेश्चन थे और दूसरे सेट में भी 3 क्वेश्चन थे। एक सेट जिसमें 3 क्वेश्चन थे वहां पर एक टेबल गिवन थी, लेकिन वहां पर आउट ऑफ दोस 3 क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस में डिस्क्रिपेंसी थी। तो अगेन फुल मार्क्स दे दिए गए थे हर एक स्टूडेंट को और सेट काफी टफ सेट था। और जो दूसरे 3 क्वेश्चन का सेट था उसके साथ एक इशू ये था कि एग्जाम में जो डेटा प्रोवाइड किया गया था स्क्रीन में वो बहुत क्लियरली विजिबल नहीं था। दो आप उनमें से एक या दो क्वेश्चन का आंसर कंफर्टेबली कर सकते थे, लेकिन एक थर्ड क्वेश्चन जो था उसको आंसर करने में बहुत दिक्कत आ रही थी बिकॉज डेटा जो नंबर्स लिखा हुआ था वो विजिबल नहीं था। इवन जो बाद में रेस्पॉन्स शीट आई थी उसमें भी वो जो स्क्रीनशॉट उन्होंने दिया था वो थोड़ा सा बेटर था, बट उसको आपको बहुत एनलार्ज करना पड़ता है उस डेटा को एक बार देखने के लिए। तो मैं ये 2 सेट्स आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि इनमें से एक सेट तो ऑलमोस्ट मान के चलिए अटेम्प्ट करना ही नहीं था और सेकेंड सेट भी ऐसा था जो कि एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट करना समझदारी नहीं होती। कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक थंब रूल है। आप किसी भी एग्जाम में 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करें। कैटेगरी ए इसको कहते हैं अभी करना है, कैटेगरी बी बाद में करना है और कैटेगरी सी छोड़ देना है। ए कैटेगरी क्वेश्चन वो जिन्हें आपको देख के पता है कि आप हर हालत में अटेम्प्ट कर सकते हैं, कम समय में अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपकी एक्यूरेसी हाई होगी। आइडेंटिफाई कीजिए, तुरंत अटेम्प्ट कीजिए। कैटेगरी बी आपको मालूम है आप कर सकते हैं बट गलती हो सकती है, समय लग सकता है, मार्क करें और आगे बढ़ जाएं, बाद में देखें। कैटेगरी सी जिन क्वेश्चन को देखते ही आपको पता है इसमें उलझना नहीं। तो ये जो 2 सेट्स थे ये कैटेगरी सी के थे जिनमें किसी भी हालत में हमें नहीं उलझना था क्योंकि हमारे पास में बाकी जो 22 क्वेश्चंस थे उनको करने में भी काफी समय लग गया है। ये क्वेश्चंस आसान नहीं है, आपको सारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और साथ में बहुत कहते हैं शांत मन से आपको पेपर को देना हो।